तो बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अब देखिए, अगर आपके पास दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिनको हम एक स्फेरिकल या कर्व्ड सरफेस से सेपरेट कर देते हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक ऑब्जेक्ट और मैं जानना चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की लाइट जब यहाँ पड़ेगी तो अब देखिए ये लाइट यहाँ से इस नॉर्मल से रिफ्रैक्शन दिखाएगी एंड यहाँ कहीं स्ट्राइक करेगी। तो इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे एक इमेज बनने वाली है, हमारे यहाँ से जितनी भी लाइट जाएंगी सब यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी। ठीक है, तो इस इमेज की लोकेशन फाइंड करने का तरीका क्या होता है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है, आप देखिए अगर आप एक प्लेन सरफेस रख देते इसकी जगह तो आप आर की जगह इन्फिनिटी रख सकते थे, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक स्फीयर देता हूं और मैं कहता हूं कि इंफिनिटी से आने वाली रेज जो हैं ये इस स्फीयर की सामने वाली सरफेस को टच करती हैं एंड एग्जैक्टली वहां पे इसकी इमेज बन जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि इसका म्यू कितना हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, हमारे पास सेम तरीका है। आपके पास इसका रेडियस आपको गिवन है आर, आपको यहाँ पे एक सरफेस पता है, आपको पता है यहाँ एयर से हम किसी अलग मीडियम के सरफेस में जाने वाले हैं। हमारी इनिशियल, अब देखिए सेम फॉर्मूला आप लगाएं, म्यू टू माइनस वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब देखिए म्यू टू क्या है, यहाँ पे म्यू टू है अंदर वाला मीडियम जो हमें फाइंड करना है, तो उसको लिख दिया म्यू। बाहर हमें दिया हुआ है कि ये एयर है तो इसको मैं वन ले लूंगा म्यू वन की वैल्यू को, तो म्यू अपॉन वी। अब देखिए आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है इस सरफेस से 2r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2r माइनस म्यू वन अपॉन यू। म्यू वन की वैल्यू हमें पता है 1 है और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है माइनस ऑफ इन्फिनिटी, तो ये पार्ट पूरा हमारा जीरो हो गया, यूजलेस हो गया, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, जल्दी बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। म्यू इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस वन, तो देखिए ये 1 इधर आ जाएगा एंड म्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, सॉरी मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, यहाँ पे म्यू अपॉन 2 लिखा है, म्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू म्यू माइनस वन विच इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ तो माइनस ऑफ म्यू बाई 2 की वैल्यू आती है माइनस वन, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको आप म्यू वन ले लें एंड नेक्स्ट जो मीडियम आने वाला है उसको आप म्यू टू ले लें, रिगार्डलेस कि आपको कितना यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना पड़े। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी एक वाटर की सरफेस है इस तरीके से और आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, आपको फाइंड करना है कि एयर में इसका क्या रहेगा पोजीशन या इसकी इमेज कहाँ पे बनने वाली है। तो आप जानते हैं कि ये है 4/3, ये है 1, इस सरफेस का आपको रेडियस अगर गिवन है कुछ r, तो आप यहाँ पे बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाएंगे, पर इस बार आपको म्यू टू जो है उसको लेना है 1 जो कि एयर का मीडियम हो जाएगा, म्यू वन जो है इसको आपको लेना है 4/3 जो कि आपका मीडियम हो जाएगा। और आपकी पोजीशन जो है, अब देखिए इस पूरे को इस तरीके से खड़ा कर दीजिए, आपकी पोजीशन जो है जो भी आपको h दिया हुआ है आपको u की वैल्यू को माइनस h लेना है क्योंकि ये नेगेटिव है, आपकी पीछे की डायरेक्शन में आने वाली है। ठीक है, आपका भी अपने आप इस फॉर्मूला से निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेंस थ्योरी। लेंस बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ट्रांसपेरेंट हो और दो सरफेसेस के बीच में बाउंड हो। अब उनमें से एक सरफेस जो है उसको कर्व्ड होना, या स्फेरिकल लेंस की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट एक सरफेस स्फेरिकल होनी जरूरी है। ठीक है, आप देखिए कॉनकेव जो हैं ये सारे कॉनकेव के टाइप्स हैं। आपके अगर दोनों सरफेसेस का रेडियस सेम है तो इसको हम बोलते हैं बाय कॉनकेव, ये हो जाता है प्लेनो कॉनकेव एंड ये हो जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है,
सिमिलरली आप इसको उल्टा करके रख दें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपके पास अगर ये दोनों डिफरेंट रेडियसेस हैं तो इनको बाय बोल सकते हैं। अगर दोनों रेडियसेस इक्वल हैं तो उसको हम इक्वी कॉनकेव बोल देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम जो है नोमेनक्लेचर यहाँ पे भी आ जाएगा। ये है इक्वी कॉन्वेक्स, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स, ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब डिफरेंस क्या है, आप देखिए जैसे कॉनकेवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेव नाम सुनने में काफी सिमिलर है। इनमें देखिए क्या प्रॉब्लम है, आप नाम लास्ट में जिसका लिख रहे हैं वो उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा। आप लिख रहे हैं अगर कॉन्वेक्सो कॉनकेव तो ये कॉनकेव तो है ही, एक सरफेस इसकी कॉन्वेक्स हो गई है। अब कॉनकेव लेंसेज की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लेंस के अंदर का मटेरियल का जो म्यू है वो ज्यादा हो बाहर के सराउंडिंग से तो ये डाइवर्जिंग बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी डाइवर्जिंग बिहेव करेगी। अगर जैसे मान लीजिए कि ये ग्लास के हैं और मैं इनको एयर में रखता हूँ, सिमिलरली ये वाली सारी कैटेगरी जो है ये कन्वर्जिंग बिहेव करेगी। तो इनका जो फोकस आएगा वो पीछे से अगर मैं लाइट डालता हूँ तो इनका फोकस यहाँ से पॉजिटिव आने वाला है, पॉजिटिव फोकस। ठीक है, एंड इन सब का जो फोकस है वो नेगेटिव फोकस आएगा। ठीक है, इतनी सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, हम इनको आगे यूज करना सीख लेते हैं। हमारे पास जो लॉ है जिससे हम इनकी फोकस की वैल्यू निकाल सकते हैं उस लॉ को बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/-1/r2। इसको यूज करना सीख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए लेट्स से कि मैं एक प्लेनो कॉन्वेक्स से शुरू कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमको पता है कि हमारा ये जो लाइट इंसिडेंट यहाँ से अगर होती है लेफ्ट साइड से तो पहला जो रेडियस आने वाला है ये है r1 और यहाँ से सेकंड हमारा जो रेडियस है ये है r2। अब देखिए r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 की वैल्यू ऑब्वियसली इंफिनिटी है क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। पर r2 की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव ऑफ r है माइनस r2, मेरे को इसको लिखना पड़ेगा जब मैं इसको फॉर्मूला में रखूंगा। ठीक है, तो अब देखिए आपका यहाँ पे फोकस क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू, कंसिडरिंग कि μ2 जो है वो μ1 से बड़ा है तो दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/∞ विच इज 0 माइनस ऑफ माइनस r2। ठीक है, तो देखिए आपका जो फोकस है वो ओवरऑल एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग नेचर का है। अगर मैं इसको उल्टा भी कर देता हूँ, अगर मैं इसकी शेप इस तरीके से रख लेता और यहाँ से कैलकुलेट करता तो भी एग्जैक्ट सेम आंसर आता, जिसका मतलब है कि एक लेंस को अगर आप उल्टा रख देते हैं तो उससे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होने वाली, उसका फोकस चेंज नहीं होने वाला। देखिए क्यों सेम रहेगा, ये वाली वैल्यू तो वैसी की वैसी पॉजिटिव आएगी जो भी यहाँ आ रही थी। अब इस बार हमारा r1 जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये 1/r1 जो भी इसकी वैल्यू है, लेट्स से हम इसको r ही बोल देते हैं, तो ये इस बार पॉजिटिव है तो 1/r पॉजिटिव माइनस 0, तो देखिए प्लस इंटू 1/r बिल्कुल सेम वैल्यू आई जो यहाँ पे आ रही थी, जिसका मतलब है कि इसका फोकस दोनों डायरेक्शन से सेम आने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस फॉर्मूले की, जो क्वेश्चंस में आपको यूज आएगी, वो है जब हम किसी भी लेंस को दो मीडियम्स के बीच में रख देते हैं। देखिए आपने अगर एक लेंस को रख दिया है यहाँ पे, मैं बोलता हूँ यहाँ का मीडियम है μ1, लेंस का मीडियम है μ2 और यहाँ मीडियम है μ3। ठीक है, हमारा एक रेडियस है r1 और दूसरा रेडियस है r2। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अब इस लेंस के लिए फोकस की वैल्यू क्या होगी, तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट इसको देख लेना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए फर्स्ट आप यहाँ से बोलेंगे कि इनिशियली इस एक सरफेस से आपको जो रिफ्रैक्शन है वो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना है। तो ये μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। ये r1 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। सेकेंड सरफेस पे जब आप जाएंगे तो आपकी ये जो v है जो भी यहाँ पे बनने वाली थी, अज्यूमिंग कि इसका जो v आगे बनता
क्योंकि ये एक थिन लेंस है तो इन दोनों सरफेस के बीच का डिफरेंस हम कंसिडर करते नहीं है। तो ये जो v है ये पॉजिटिव वैल्यू पे ही आएगा, बट ये इस अगले इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वहां पे μ3 अपॉन v डैश माइनस μ2 अपॉन v, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया सेकेंड सरफेस के लिए, इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2 अपॉन, अब देखिए R2 की वैल्यू को आपको लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ R2 क्योंकि ये पीछे की तरफ है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो देखिए आपका फॉर्मूले में μ2 by v कैंसिल आउट हो जाता है। तो μ3 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ2 माइनस μ3 अपॉन r2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। पावर ऑफ अ लेंस क्या हो जाता है, 1 बाय फोकस। फोकस की वैल्यू मीटर्स में लेनी है, अगर आपके पास फोकस की वैल्यू सेंटीमीटर्स में है तो आप 100 बाय फोकस की वैल्यू सेंटीमीटर्स में ले लीजिए, तो आपका पावर आ जाएगा। इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, एंड ऑब्वियसली क्योंकि फोकस मीटर्स में है तो डायोप्टर जो है उसका 1 अपॉन मीटर के बराबर इसका आ जाएगा, जिसको आप L-1 भी देख सकते हैं इसका डायमेंशंस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास, थोड़ा सा हम स्पीड में कवर करने की कोशिश करते हैं। लेंसेज के लिए हम अलग अलग चीजें फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं एक लेंस को से ऐसे काट देता हूँ, आपका जो फोकस है इस लेंस का एंड इस लेंस का, आपका फोकस चेंज नहीं होने वाला, फोकस रिमेन सेम। आपके पास क्वेश्चन कैसा होता है कि इनको काट के अगर मैं सेपरेट कर देता हूँ और किसी डिस्टेंस से दूर कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, आप यहाँ पे इनके सेंटर से 2 लाइंस आप लेके जा सकते हैं, एंड आपको पता है कि जो भी इमेज आपकी यहाँ पे बनने वाली थी x पे, अब वो इमेज x1 और x2 पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, जस्ट बिकॉज इनके सेंटर की लाइन शिफ्ट हो गई है। तो आप इसका टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं ट्राइंगल लॉ से। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इस चीज को, इस फोकस को बिल्कुल परपेंडिकुलरली काट दूं तो क्या होता है, अगर एक सिमेट्रिक लेंस है आपके पास और उस सिमेट्रिक लेंस की दोनों रेडियसेस सेम हैं और इसको मैं सेंटर से काटता हूँ, तो एक पार्ट इसका एंड यहाँ पे इसका जो दूसरा पार्ट है, इन दोनों की फोकस जो है, यहाँ पे अगर फोकस आपके पास f है तो देखिए यहाँ पे इसकी पावर जो है वो हाफ हो जाएगी, इसका मतलब है फोकस जो है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों की फोकस हो जाएगी 2f। ठीक है, तो अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे कि आप लेंसेज को अगर ब्लैकन कर देते हैं, मतलब अगर आप नीचे से एक लेंस को आपने मान लीजिए ब्लैक कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आपका जो इमेज है वो इमेज की लोकेशन बिल्कुल सेम रहने वाली है, उसकी इमेज की लोकेशन चेंज नहीं होगी, बट उस इमेज की जो इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाएगी। ठीक है, हाफ ऑफ I0। अब देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके एरिया के, या फिर आप इसको एपर्चर के बराबर भी बोल सकते हैं। एपर्चर पे भी डिपेंड करती है, एपर्चर क्या होता है, इसका जो इफेक्टिव डायमीटर है, बट बेसिकली एरिया है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने एक लेंस को उसके सेंटर वाले रीजन से ब्लैकन कर दिया, तो क्या होगा, आप जानते हैं कि आपका जो टोटल लेंस का एरिया है वो πr² है, और उसमें से मैंने अगर हाफ रेडियस ब्लैक कर दिया तो उसमें से आपका पाई इंटू r²/4 ये रीजन आपका कम हो गया। तो आपकी जो इंटेंसिटी है, क्योंकि आपका इफेक्टिव एरिया आपके पास 3/4 बचा है, तो आपकी जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ये हो जाएगी 3/4 ऑफ I0। जितना आपके पास एरिया बचेगा उतनी आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो छोटी छोटी चीजें हो गई। आगे हम चलते हैं। आपको पता ही होगा लेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है। लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी कैपिटल, ये आ जाएगा v/u विच इज इक्वल टू h'/h। इसमें सिर्फ आप डिफरेंस देख लीजिए, v/u के आगे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर जैसा हमने मिरर के अंदर देखा था वैसे ही इसके केसेस हो जाएंगे। इनफैक्ट इट वुड बी बेटर आप इसके केसेस खुद बनाइए, तो आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसके। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज।
बेसिक आइडिया आपको हो गई। अगर मैं लेंसेज को, मान लीजिए 2-3 लेंस को मैं एक साथ जोड़ देता हूं, चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, इस पूरे सिस्टम का जो पावर है उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है, P1 प्लस P2 प्लस P3, या फिर आप लिख सकते हैं 1 बाय फोकस जो है वो हो जाएगी 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 प्लस 1 बाय F3। ठीक है, ये चीज आपने देखी होगी। तो आप यहाँ पे इस पूरे को इस फोकस से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब अगर एक और चीज मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं दो लेंसेज को अगर d डिस्टेंस दूर पे रख देता हूँ तो आपका ये फॉर्मूला किस तरीके से चेंज हो जाता है, ये हो जाता है पावर इफेक्टिव इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस dP1 P2। ठीक है, इस फॉर्मूले में ये चेंज आ जाएगा। बाकी इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे चलें, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। अब देखिए, बेसिकली इसके अंदर आपका काम तो है एक एक स्टेप वाइज इसको सॉल्व करना, बट यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसको आप देख सकते हो कि जब भी आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं, जितनी बार एक इमेज ट्रैवल करती है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक लेंस लगा दिया, फिर यहाँ पे एक मिरर लगा दिया। हाँ, बोलते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसकी लाइट एक बार ट्रैवल करी एक लेंस से, तो इसका मैग्निफिकेशन ऑलरेडी M1 हो गया। जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी तो उसकी लाइट मान लीजिए यहाँ से नीचे चली जाती है एंड यहाँ से एक रिफ्लेक्शन फिर होता है इसका। ठीक है, तो इसकी लाइट का जो मैग्निफिकेशन है वो फिर M2 हो चुका होगा एंड थर्ड टाइम जब ये यहाँ से वापस आएगी तो इसका टोटल मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा वो M3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके कुछ ऐसी वैल्यू ले लेगा। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम इसको इनफैक्ट कर देते हैं तो इसका आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा। लेट्स से बिल्कुल जैसा हमने डायग्राम बनाया था वैसे ही कर लेते हैं, या थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। इस बार हम ऐसे देख लेते हैं इसको कि हमारे पास इसका फोकस हमने ले लिया 20 सेंटीमीटर, जिसको मैं F1 बोल देता हूँ, और यहाँ पे F2 की वैल्यू हम ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट चीज हम कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी छोटा रख लेंगे, 10 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट प्लेस है, जो ऑब्जेक्ट हमारे लेंस से कहाँ पे रखें, इसे 50 सेंटीमीटर्स पे रख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करने जाता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी फाइनल इमेज कहाँ बनने वाली है, तो देखिए इनफैक्ट हमको ये कॉन्वेक्स लेना नहीं चाहिए, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, एक वर्चुअल इमेज बना देगा। इसको हम कॉनकेव ही ले लेते हैं और इसका फोकस सेम रख लेंगे। चलिए अब देखिए क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि इसका फोकस भी थोड़ा 60 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, आप समझ जाएंगे क्योंकि ये सब। चलिए आगे चलते हैं। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि यहाँ पे पहला केस क्या होने वाला है, क्योंकि आपको फोकस की वैल्यू पता है तो हम लोग फर्स्ट जो केस सॉल्व करेंगे वो हो जाएगा एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/-50, तो यहाँ मैं अभी प्लस कर देता हूँ, इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है 20, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो इसकी फोकस को आप पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे +20, 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/50 विच इज इक्वल टू 5/100 माइनस 2/100 विच इज इक्वल टू 3/100। v की वैल्यू आ गई आपके पास +33 नहीं लिखता मैं इसको, 100/3 करके ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये सबसे पहले आ गया हमारे पास +33 सेंटीमीटर्स या 100/3 सेंटीमीटर्स। कहाँ से, यहाँ से 100/3 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है। अब अगर मैं इसका डिस्टेंस मिरर से कैलकुलेट करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो u है मिरर के लिए वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 माइनस 100/3 विच इज इक्वल टू
80/3 है ना, 180/3 कर दिया मैंने इसको। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल 80/3 आ गया, जो कि आपका U फॉर मिरर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मैं वापस वहीं से मिटा के सॉल्व करता हूँ, आपको कुछ देखना है तो पॉज कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट केस, हम जो सेकंड केस सॉल्व करने वाले हैं वो हो जाएगा हमारे कॉनकेव मिरर के लिए। तो यहाँ पे आपका U जो है उसकी वैल्यू 80/3 ले लीजिए। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f 1/v प्लस 80/3 के लिए इसको 3/80 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पीछे है मिरर के तो इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस, ये छोटी छोटी गलतियां आई होप पेपर में आप ना करें। फाइनली फोकस की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये कॉनकेव है नेचर में तो फोकस जो है ये माइनस नेगेटिव आएगा, तो वापस आप यहाँ पे -1/30 लिख देंगे। ठीक है, 1/v क्या हो जाएगा 3/80 -1/30। अब इन दोनों का 80 और 30 का हम क्या कर सकते हैं, इसको 240 करना पड़ेगा। 240 कर दिया, ऊपर आ जाएगा 3 × 3 9 और नीचे यहाँ पे आ जाएगा 8। तो आपके पास वैल्यू आ गई v की 240 सेंटीमीटर। ये तो काफी दूर चला गया और ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब है कि इसकी जो इमेज बनी वो आपके मिरर के राइट हैंड साइड में बनी है। क्या हम फोकस के अंदर आ गए थे 80/3? हाँ जी, हम फोकस के अंदर थे, इसलिए हमारी जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है और आगे की तरफ बन गई। ठीक है, तो हमारा केस यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि अब ये इमेज जो है ये वापस लेंस तक आने नहीं वाली। इन केस हमारे इमेज ऐसे लेंस पे वापस आ रही होती तो हम एक बार उसको और लेंस के साथ सॉल्व कर लेते तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए इसको यहीं छोड़ते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि आप इफेक्टिव अगर इस क्रैश कोर्स को स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कोई एक बुक साथ लेके बैठिए, जिस बुक में भी या जिस भी मॉड्यूल में जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है जहां आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएं। तो एग्जाम्पल से क्या होगा, आपका ये जो क्वेश्चंस या हाथों हाथ जो आपने टॉपिक को अभी समझा है उसको आप एक एग्जाम्पल में स्टडी करके या खुद अटेम्प्ट करके देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी से इसका यूज हो जाएगा। तो ओवरऑल इस लेक्चर को कंप्लीट करने में शायद आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए इस वजह से, क्योंकि आप पॉज कर करके पढ़ रहे हैं, बट उसमें आपका एक पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहा है, तो दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक है सिल्वरिंग। अब सिल्वरिंग के लिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा एक लेंस हमने लिया, इसकी एक साइड को हमने सिल्वरिंग कर दी, तो आपका यहाँ पे रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो इसका तरीका बहुत सिंपल है, आप देखिए बेसिक आएगा आपको, खाली इस पर बहुत ज्यादा हम डीप में जाने नहीं वाले। पावर जो इसकी इफेक्टिव होने वाली है वो हो जाती है बहुत सिंपली, एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2pl + pm। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए लाइट के साथ सबसे पहले क्या होता है, लाइट जब इसको एंटर करती है तो सबसे पहला जो उसका क्रॉसिंग है वो एक लेंस से होगी, वो लेंस से क्रॉस करके एक मिरर पे जाता है एंड फिर वो मिरर से वापस रिफ्लेक्ट करके एक लेंस के थ्रू होता हुआ थर्ड उसको वापस एक लेंस के थ्रू होते हुए पीछे आना पड़ता है। तो इस पूरे का जो पावर है आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बस आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इसका जो फोकस इफेक्टिव यहाँ से आने वाला है वो फोकस एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करने वाला है, तो उस फोकस को आप नेगेटिव लें और आप यहाँ से रिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लें। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास P effective = PM + 2PL। अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज, जितने भी कन्वर्जिंग आइटम्स हैं, जितने भी कन्वर्जिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब के फोकस को आप पॉजिटिव लेंगे इस फॉर्मूला में। तो इस फॉर्मूला में देखिए आपका जब एंटर करता है लाइट, इस कन्वर्जिंग लेंस से एंटर करेगा तो इसका फोकस या इसका जो पावर है वो पॉजिटिव आएगी। फिर कन्वर्जिंग मिरर है, क्योंकि लाइट अगर इन्फिनिटी से आती तो ये कन्वर्ज होकर फोकस पे आती, तो इसकी जो पावर है वो भी पॉजिटिव आएगी। देखिए यहाँ पे हमको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 2, तो इसका फोकस आप यहीं देख सकते हैं, ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इनफैक्ट हम फॉर्मूला से इसकी फोकस हम निकाल लेते हैं, 1/f मिरर + 2/f लेंस। 1/f मिरर हो जाएगा 1/11
प्लस 2/20, तो इसकी वैल्यू 1/10 हो जाएगी। तो देखिए ये है 1/11 प्लस 1/10 विच इज इक्वल टू 110, नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 प्लस 11 21। तो आपका फोकस इफेक्टिव क्या आ जाएगा, इफेक्टिव फोकस आपका आ जाएगा 110/21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस फोकस को आपको कैसे यूज करना है इस चीज का भी ध्यान दीजिए। अब ये मिरर फॉर्मूले का क्वेश्चन बन गया। ये जो आपकी फोकस आई है ये फोकस एक कन्वर्जिंग, क्योंकि पॉजिटिव आई है, कन्वर्जिंग लेंस की आई है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट कि पॉजिटिव वैल्यू फॉर कन्वर्जिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ही यही है कि ये कन्वर्जिंग आइटम है। अब कन्वर्जिंग है ये जरूर पता चल गया इस फॉर्मूला से, बट जब हम इसको एज अ मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें पता है कि इसका जो फोकस है वो नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फॉर्मूला में लेंगे नेगेटिव, जब हम उसको मिरर फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो अब फाइनल केस क्या बचेगा आपका, मिरर फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, 1/v प्लस 1/u की वैल्यू क्या रखेंगे, -10। ठीक है, इज इक्वल टू 1/ फोकस क्या रखेंगे हम लोग, 110/21 है ना। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 21, नीचे आ जाएगा 110, एंड ये पूरा माइनस का होगा बिकॉज ये नेगेटिव, इस मिरर की केस में ये नेगेटिव फोकस देने वाला है। ठीक है, चलिए 1/v की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए 1/10 माइनस 21/110, इसको 11 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 11 माइनस 21/110 विच इज इक्वल टू 10/110। v की वैल्यू देखिए क्या आ गई, ये आ गई माइनस का 11 सेंटीमीटर्स। माइनस का 11 सेंटीमीटर्स का मतलब है आपकी जो फाइनल इमेज है इससे जस्ट पीछे आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इजी हो जाता है जब आपको ये प्लेन सरफेस पे सिल्वरिंग कर दी जाती है, तो वहां पे पीएम की वैल्यू अपने आप इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, एक एग्जांपल आप किसी बुक से भी उठा लीजिए तो आप इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।